नमस्कार दोस्तों, दिस इज अ स्पेशल लेक्चर वेक्टर जिसका हमें काफ़ी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जो भी हम आगे लेक्चर शूट करेंगे 12th क्लास के लिए। दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक वेक्टर, डिटेल में नहीं है बेसिकली। दिस इज ओनली द ब्रीफ अबाउट द वेक्टर, जस्ट इंट्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो हम हमेशा ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड दो वेक्टर का एक कैसे बनाते हैं हम, बहुत सारे वेक्टर का या एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में कैसे स्प्लिट करते हैं, या हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि दो वेक्टर का एक या कितने भी वेक्टर को हम एक वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के हमने ये लेक्चर शूट किया है। सबसे पहले तो वेक्टर क्वांटिटीज, फिजिक्स में दो तरह की स्पेशल क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 इज द स्केलर क्वांटिटीज एंड नंबर 2 इज द वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 kg। अब इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो 2, this is the magnitude but we don't need about the direction, right? So this is the scalar quantity, right? अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजों की जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो फिजिकल क्वांटिटीज, these are called the vector quantities। यहां तक तो ओके है। अब मान के चलिए इसमें थोड़ा सा फर्क करते हैं कि कैसे क्या डिफरेंस होता है, क्यों होता है, ठीक है। मान के चलिए आपके फादर ने आपको बोला है कि आप यू गो 3 किलोमीटर, राइट? योर फादर सेड दैट यू गो 3 किलोमीटर। नाउ आपका क्वेश्चन क्या होगा? आपका क्वेश्चन होगा वेयर। मतलब जब आपके फादर कह रहे 3 किलोमीटर और आप 3 किलोमीटर जाने के लिए कहीं भी फ्री है, यू हैव no need of the direction, then it is a scalar quantity. When your father say that go 3 kilometer in east direction, west direction, south direction, xyz, wherever he he wish that you should go there, अगर उन्होंने आपको डायरेक्शन दे दी है तो तब ये क्या बन जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा और हम बोलेंगे 3 किलोमीटर इन ईस्ट। ओके, यहां तक तो ठीक है। बट इसको हम आपको बोल दिया ऐसे, बट हमें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए हमें बड़ी दिक्कत है। अब मान के चलिए आपके फादर ने आपको बोला है 3 किलोमीटर ईस्ट में जाइए, ऐसे ही आपके भाई को बोला है 3 किलोमीटर ईस्ट में जाइए। तो अब इसमें हम हर जगह तो ऐसा लिखेंगे नहीं 3 किलोमीटर इन ईस्ट, 3 किलोमीटर इन ईस्ट, 5 किलोमीटर इन ईस्ट, बट वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी कि हम डायरेक्शन कैसे दें, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक निकालते हैं हम, ठीक है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए जो भी व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एनी पर्सन हु इज गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, हम उसको क्या करते हैं कि एक अल्फाबेट मान लेते हैं। मान के चलिए अल्फाबेट है ई, या आप स्मॉल ई, कैपिटल ई, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने अल्फाबेट एज्यूम कर लिया है। और जो भी इंसान जितने भी किलोमीटर, मान के चलिए आप 100 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गए, तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के अंदर के साथ हमने ये ई, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो भी, अब कोई और व्यक्ति है वो 20 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, 20 ई। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो जाती है। क्या क्लियर हो जाती है? कि वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कितने, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। आप एकदम देखते हैं, अगर आपको ये पता है कि एक इंसान अगर एक्स डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको ये पता करना है। आपको कैसे पता चलेगा? आप एक बार आपको माइंड में सेट है कि अगर वो ईस्ट में जाएगा तो उसके साथ ई लिखा होगा, राइट? अब ये ई लिखा होगा तो ये इसने हमारे इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया। तो हम उसके साथ क्या लिखते हैं? कितने किलोमीटर जा रहा है? 100। किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। हम इसको लिखेंगे 100 ई। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मेरी अजम्पशन है, मतलब आप ये नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि आप ईस्ट में जा रहा है ये लिखेंगे, बट हम तो
कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते क्या है, हमारे पास तो तीन डायरेक्शंस होती है, एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन और एक जेड डायरेक्शन। क्योंकि वहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब चीजें नहीं होती है। मान के चलिए आप स्पेस में चले गए हैं तो वहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ होगा नहीं। वहां पे तो आपका सिंपल सा आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी 11th क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाता है, राइट। तो अब मान के चलिए एक्स वाई जेड, ठीक है। अब एक बच्चा है, दिस इज ओरिजिन, एक बच्चा है वो 3 किलोमीटर एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। आई रिपीट 3 किलोमीटर इन एक्स डायरेक्शन। अब इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया कि जो भी बच्चा या जो भी ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, हमने एक्स का एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया। जैसे हमने वहां पे ई एज्यूम किया था, यहाँ पे टर्म हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1, मतलब एक्स की डायरेक्शन में एक यूनिट लंबाई, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। अब यहाँ पे हमने उसको नाम दिया, एक्स का यूनिट वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया आई कैप। तो जो भी व्यक्ति एक्स की डायरेक्शन में जितने भी किलोमीटर जा रहा है, तो मान के चलिए 3 किलोमीटर जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3 आई कैप। इसी तरीके से हमने y का यूनिट वेक्टर एज्यूम किया है और आई जे कैप, और z का एज्यूम किया है k कैप। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मान के चलिए वो व्यक्ति जा रहा था पहले 3 किलोमीटर इन x डायरेक्शन में, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 3 आई कैप। ऐसे ही वो y डायरेक्शन में जा रहा है, जितने भी किलोमीटर जा रहा हो, मान के चलिए y डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 किलोमीटर गया तो 5 j कैप, ऐसे ही x y z व्हाटएवर। तो अब बात करते हैं, अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूल जाता हूँ। मान के चलिए हम 2 डायमेंशनल सिस्टम में, 2 डायमेंशनल सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ 2 डायमेंशन है, x और y। मान के चलिए एक कीड़ा है और वो यहाँ पे क्रीपिंग कर रहा है, रेंग रहा है, और वो यहाँ पे मान के चलिए एक मक्खी है, व्हाटएवर जो भी है, एक स्पॉट है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक एक दीवार है और यहाँ पे ये स्पॉट है। तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, मतलब आप जो ओरिजिन एज्यूम करेंगे। मान के चलो ये कितने पॉइंट पे, पॉइंट P पे है, और इस पॉइंट P का अब मैं यहाँ पे इसको मेजर करता हूं। मान के चलिए ये आपका यहां से यहां तक x है, और तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा x y। तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा आपको पता है, ठीक है। और ये i और j तो इसके हमेशा यूनिवर्सल है, ठीक है, हमेशा माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैं यहां पे वेक्टर बनाऊंगा OP, राइट। और ये x डायरेक्शन में कितना है, हमने स्मॉल x लिया है, तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या होगा x i कैप। y डायरेक्शन में कितना है y j कैप। तो क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो वेक्टर है, ये x और y दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और हम इसको शो करेंगे r वेक्टर, राइट, इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी पोजीशन ओरिजिन से, तो ये दूरी निकालनी पड़ेगी। अब इसकी लंबाई कितनी है x, और ये कितना है y, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो वेक्टर r जो है, वेक्टर r हो गया x i प्लस y j कैप। तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आपको ये लंबाई निकालनी पड़ेगी। अब आपको ये पता है x डायरेक्शन में ये कितना है, x का इसका मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में x है, और y डायरेक्शन में कितना है y है। तो आपको ये लंबाई पता है, ये लंबाई पता है, आपको ये निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और ये OP, और मैं इसको ले लेता हूं Q, और OPQ फ्रॉम ट्रायंगल
OPQ, ट्रायंगल OPQ से हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया हो। अब देखिए x का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, y का क्या है, जे कैप। ऐसा नहीं है कि x और y का यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर किसी का भी हो सकता है, किसी भी वेक्टर का हो सकता है। अब ये x डायरेक्शन का हमने एज्यूम किया था, y का भी हमने एज्यूम किया था। अब अगर मैं इस वाले वेक्टर की बात करूं, ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर जो है अपने आप में ही i और j का कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी i और j का कॉम्बिनेशन ही होगा, राइट। तो इसका यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर r है इसका एक ऐसा टुकड़ा जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो और वो इसी डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, क्योंकि हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, आई जे के तो हमने एज्यूम किए थे, ठीक है, वो हमारी अजम्पशन थी। उसके बाद जितने भी नए वेक्टर बनेंगे उनका भी यूनिट वेक्टर होगा। तो आर कैप, हम इसको कैप से यूनिट वेक्टर जोड़, तो आर कैप इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है कि वो जो वेक्टर होता है जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्स आई प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे सभी जिनके पास मैथमेटिक्स है, यहाँ पे ये जो टर्म्स होती है ये वाली, इनको ही हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, ये याद रखेंगे सभी, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। अब आगे मूव करते हैं। तो अगर आपके पास z कंपोनेंट भी होगा तो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं, मान के चलिए यहां तक तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, आई जे के ये सब क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर into its rectangular components। पहले बात तो रिजोल्यूशन जो होता है वो जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, अभी देखेंगे इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा एज्यूम करते हैं, फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। मान के चलिए आप ये एक एल शेप का सिस्टम है और आप यहां हो, यहां पे खड़े हुए हो और आपको दो रस्सियों से बाइंड किया हुआ है और रस्सियों के जो टर्मिनल्स है वो इस शेप में है, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। और होता क्या है, आपको जो है एक बच्चा ऐसे फोर्स लगाता है F1 और ये दूसरा बच्चा ऐसे फोर्स लगाता है। तो जब ये दोनों फोर्स आपको परपेंडिकुलरली आपके ऊपर काम करेंगे तो आप जो मूव करेंगे वो कैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, राइट, डिपेंडिंग। अच्छा ये जो मैं आप इस तरफ ज्यादा झुका होगा या आपका उस तरफ झुका होगा वो डिपेंड करता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड के ऊपर, राइट। मान के चलो ये कितना है, थीटा है, मान के चलते ये एक्स डायरेक्शन है और ये क्या है, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट आया, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट आया, ये F1 F2 जो है वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये दोनों क्या है मैग्नीट्यूड्स हैं, इन दोनों का रिजल्ट क्या आया, ये आया F, राइट। अगर मैं इस F को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F इज इक्वल टू होगा, x की डायरेक्शन में कितना फोर्स है, F1 i कैप प्लस F2
जे कैप इस एफ का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो इन दोनों फोर्स का जो असर है ओवरऑल वो कितना काम कर रहा है, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, दैट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, इन दोनों फोर्सेस के लिए को भूल जाते हैं F1 और F2 को, और मान के चलिए आप यहां खड़े हो और एक बच्चा आपको पीछे से आता है और आपको ऐसे धक्का देता है, फोर्स उतना ही लगा रहा है जितना पहले लग रहा था, ठीक है, उतना ही वो आपको पुश करता है, आपको इसी डायरेक्शन में पुश करता है। अब एक बात बताइए, जब आपको वो अलग अलग डायरेक्शन में पुश कर रहा था तब भी आप ऐसे ही जा रहे थे, जब वो आपको पीछे से आके पुश कर रहा है तब भी ऐसे ही जा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इफेक्ट वो अकेला बच्चा दे रहा है वो दो अलग अलग दे रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस अकेले बच्चे को दो टुकड़े कर सकते हैं, या इसके अकेले के फोर्स के दो टुकड़े कर सकते हैं। एक टुकड़ा मैंने ये कर लिया और एक टुकड़ा मैंने ये कर लिया, दैट इज F1, दैट इज F2। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप इन दोनों का एक बना सकते हो, और अगर आपके पास एक वेक्टर है तो उसके दो टुकड़े, वैसे कितने भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट टुकड़े, बिकॉज हम उसको स्प्लिट तो कितने भी वेक्टर में कर सकते हैं, बट हम बेसिकली हमारे पास, क्योंकि हम 12th क्लास में आ चुके हैं, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, हम सिर्फ ऐसे दो टुकड़ों में इसको ब्रेक करते हैं जिससे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया, इसीलिए हम इसका नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर। अदरवाइज यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो अब मान के चलिए आपका जो आपको ये एक वेक्टर दे रखा है, राइट, आपको ये एक वेक्टर दिया है एफ, और ये क्या है, मान के चलो इसके साथ एंगल बना रहे थीटा, तो F1 इज इक्वल टू हम यहां पे लिखते हैं F कोस थीटा, राइट, जिसके साथ ये एंगल टिका हो। अब हम उल्टा कर रहे हैं, इस वेक्टर के दो टुकड़े कर रहे हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो F1 इज इक्वल टू F कोस थीटा, F2 इज इक्वल टू F साइन थीटा, राइट। सो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो देखना, अब आप इसको भूल जाइए, अब आप दो वेक्टर लीजिए, एक F1 है और एक F2 है, F1 इज इक्वल टू F cos थीटा, F2 इज इक्वल टू F sin थीटा। तो अगर आप इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों वेक्टर के कंबाइन के बाद में आप दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, F स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं बेसिकली, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों साइड का इसका और इसको हम कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करके उनको जोड़ दिया। अब देखिए एफ स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 स्क्वायर प्लस F2, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, देखिए इसमें हमने क्या किया था कि ये हमने लिया था, दो वेक्टर लिए थे F1 और F2, उनका जो रिजल्टेंट था ये F था, और उसका मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। इसमें हमने उल्टा किया था, अब की बार हमने क्या लिया, सिर्फ एक वेक्टर लिया और उसके दो टुकड़े कर लिए, एक F1 F cos थीटा और एक F2 F sin थीटा, और इन दोनों को फिर से कंबाइन किया। देखिए दोनोmal का मैग्नीट्यूड क्या आता है, सेम आता है, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, राइट। ओके आगे चलते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ भी यही कहता है कि मान के चलिए आपके पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए है ये, और ये एक वेक्टर क्या है, बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसको कैसे, आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं और वो दोनों वेक्टर एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं,
अगर आप इसको जो है वेक्टर ए और बी को दो रेक्टेंगुलर एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी, आपको कुछ नहीं करना है, एक साइड ये एक साइड ये, इसका पैरेललोग्राम बना दीजिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जो इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को शो करेगा, r इज इक्वल टू, एंड दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको इसकी लंबाई निकालनी है तो r इज इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मान के चलिए a है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पे फिर से वहीं पे आते हैं, मान के चलिए a और b 90 डिग्री है, तब क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई विश कि आपको समझ आया हो, क्योंकि हम एक वेक्टर को तोड़ना इनटू इट्स रेक्टेंगुलर, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैकेनिक्स में भी यूज होता है इसका बहुत ज्यादा, और आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सो ऑन हम निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।